مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج راجیہ سبھا میں کہا کہ غیر قانونی لوگوں کی شناخت کے لیے پورے ملک میں قومی شہری رجسٹر یعنی NRC نافذ کیا جائے گا اور اس میں تمام مذاہب اور فرقوں کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ امیت شاہ نے ایوان میں وقفے سوالات کے دوران ایک ضمنی سوال کے جواب میں یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں NRC اور شہریت قانون میں ترمیم کے سلسلے میں تذبذب ہے جبکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر آسام میں NRC نافذ کیا جا رہا ہے اور یہ دراندازوں کی شناخت کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پورے ملک میں NRC نافذ ہوگا تو آسام میں بھی یہ عمل دوبارہ ہوگا۔ امیت شاہ نے آسام میں NRC سے باہر رہ گئے لوگوں کو پوری مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس دوران مرکزی وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ شہریت قانون کی مجوزہ ترمیم میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے ہندوستان آئے ہندو، سکھ، بودھ، جین اور پارسی مذہب کے لوگوں کو ہندوستانی شہریت دینے کا الزام ہے۔ सभापति महोदय, जो NRC आसाम के अंदर NRC की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये NRC की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को NRC के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा, वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। NRC के अंदर आज जो नागरिक बने हैं, इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक मरतबा फिर NRC पर मरकजी हुकूमत को चैलेंज किया है। ममता बनर्जी ने वाज़ेह किया है कि वो मगरबी बंगाल में NRC को कतई नाफिज नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि वो मजहब की बुनियाद पर तफरीक की कभी इजाजत नहीं दे सकती। BHU के शोबे संस्कृत में मुस्लिम प्रोफेसर फिरोज की तकर्रुरी के खिलाफ शोबे संस्कृत के तलबा का एहतजाज जारी है। एहतजाजी तलबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर यूनिवर्सिटी उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करती है तो वो अदलिया का सहारा लेंगे। हमारी बस एक राय है कि हमको इस नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति है। हम शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो भी हमें आपत्ति दर्ज कराना है वो हम निरंतर जारी रखेंगे। जी, सर्वप्रथम तो हम लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम कोर्ट जाने के लिए भी उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्य हैं। एक जानिब जहां BHU के शोबे संस्कृत में मुस्लिम प्रोफेसर फिरोज खान की तकर्रुरी के खिलाफ शोबे संस्कृत के तलबा का एहतजाज जारी है तो दूसरी जानिब डॉक्टर फिरोज खान की हिमायत में भी यूनिवर्सिटी के तलबा सामने आ गए हैं। यूनिवर्सिटी के मेन गेट के रूबरू तलबा की एक बड़ी तादाद डॉक्टर फिरोज की हिमायत में प्ले कार्ड लिए सामने आ गए हैं। उन तलबा ने डॉक्टर फिरोज की हिमायत में नारे लगाए। उन तलबा के मुताबिक ज़बान का मजहब से कोई लेना देना नहीं है और पूरी तरह से डॉक्टर फिरोज के साथ है। अभी आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिस तरह से ब्राह्मण आवाज चरम सीमा पे है। एक हिंदू प्रोफेसर जिनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जिन्होंने इंटरव्यू में 10 में से 9 अंक प्राप्त किया है और जो 10 में से 2 आया है, उनके लिए यहाँ पर छात्र धरने बैठते हैं। शर्म की बात है कि आज शिक्षा से ऊपर आज धर्म को मान रहे लोग। इससे अधिक से शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। विरोध सिर्फ इस बात का है कि एक 35,000 स्टूडेंट का कैंपस जो है वो एक प्रोफेसर को, और इतनी 12 करोड़ का ये सिक्योरिटी बजट है यूनिवर्सिटी का, वो किसके लिए है कि जब एक प्रोफेसर
असुरक्षा से डर के बनारस छोड़ के चला जाता है, BHU छोड़ के चला जाता है। विरोध इस बात का है, हम सारे लोग यहाँ पे सॉरी फील है। हम चाहते हैं कि फिरोज सर आए, पढ़ाएं। हम ये मानते हैं कि जो भी भाषा है, जो भी संस्कृति है, वो धर्म से इतर है, ज्ञान धर्म से इतर है। कोई भी ज्ञान धर्म का नहीं होता है, कोई भी भाषा धर्म की नहीं होती है। धर्म की भाषा जरूर होती है, उस भाषा के ज्ञानी भी होते हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो फिरोज खान जी का आप लोग समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं इस क्षमा के साथ कि आप यहाँ पर थे तो हम कुछ नहीं कर पाए। इस क्षमा के साथ हम ये आग्रह कर रहे हैं कि सर आप आइए। BHU का हर छात्र, वो जो वहाँ बैठे हैं, उनके इतर भी इस कैंपस में बहुत सारे छात्र हैं जो आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि आप आएँ और हम ये वादा करते हैं कि इस कैंपस में धर्म के नाम पे जो जाहिलियत फैली है, वो उसकी आँच हम आप तक नहीं आने देंगे। देखिए, यहाँ पे फिरोज खान की नियुक्ति हुई है संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में, तो कुछ छात्र, कुछ लंपट छात्र उनके विरोध में बैठ गए ये कह के कि ये महामना के मूल्यों के खिलाफ है। अगर सच में महामना का ऐसा कोई मूल्य है कि संस्कृत सिर्फ हिंदू ही पढ़ा सकता है, तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ जहाँ तक आई मूल्यों की बात, तो आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले ऐसे अनेक मूल्य थे जो कहते थे कि स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां नहीं पढ़ेंगे, शूद्र नहीं पढ़ेंगे। आज भी ये उन मूल्यों का हवाला देके अगर मुसलमान को या फिर दलित को पढ़ाने से रोकते हैं तो हम इसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं। आज का क्या विरोध का क्या मकसद रहा? विरोध का मकसद यही कि हम लोग फिरोज खान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। 20वीं सदी के अहम तरीन उर्दू अदीबों में एक नाम अहमद नदीम कासमी का भी है, जिन्होंने अदब की तकरीबन हर सिन्फ में तबाह आजमाई की और असरी अदब पर अपने उजरे नक्श उभारे। आज अहमद नदीम कासमी का 103वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। अंदाज हूबहू तेरी आवाज़ पाका था, देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था। खुदा करे कि तेरी उम्र में गिने जाएं वो दिन जो हमने तेरे हिज्र में गुजारे हैं। एहसास और जज्बात की नज़ाकतों से भरे अहमद नदीम कासमी के ये शेर बताते हैं कि इनके खालिक ने अपनी तमाम उम्र शेर गोई में गुजारी होगी, लेकिन कासमी साहब की पूरी शख्सियत को सामने रखने पर यह अंदाजा गलत निकलता है। उन्होंने अफसाने भी उसी शान से लिखे, ड्रामे भी फन की उसी पुख्तगी के साथ तहरीर किए, अदबी सहाफत भी उतने ही मयार और वकार के साथ की और अदबी तनकीदें भी उतनी मारूजियत और संजीदगी के साथ लिखी। इनमें से किसी भी एक शोबे में कमाल दिखाने वाले अदीब से मुतवक्के हो सकती है। अहमद नदीम कासमी मगरबी पंजाब के गाँव अंगा जिला खुशाब में 20 नवंबर 1916 को पैदा हुए। असल नाम अहमद शाह और नदीम तखल्लुस था। अपने परदादा अहमद कासमी की रियायत से कासमी कहलाए। उनके वालिद पीर गुलाम नबी और वालिदा गुलाम बी थी। नदीम की इब्तिदाई तालीम गाँव में हुई। 1920 में अंगा की मस्जिद में कुरान मजीद का दर्स लिया। इसके बाद गवर्नमेंट मिडिल एंड नॉर्मल स्कूल कैम्बलपुर अटक में तालीम पाई। गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखुपुरा से उन्होंने मैट्रिक किया और सादिक एजरटन कॉलेज भावलपुर से BA की सनद हासिल की। कासमी की इब्तिदाई जिंदगी मुश्किलात भरी थी। आबाई गाँव से लाहौर पहुंचे तो गुजर बसर का कोई सहारा न था। कई बार फाका कशी की नौबत आई, तभी मशहूर शायर अख्तर शीरानी से मुलाकात हुई, जिनसे बड़ा सहारा मिला। इम्तियाज अली ताज से भी मिले, जिन्होंने अपने महाना रिसाले फूल का मुदीर बना दिया। एक साला इदारात में कासमी ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी जो मशहूर हो गई। बाद में कई सरकारी मुलाजमतें की और ऑल इंडिया रेडियो पेशावर से बतौर स्क्रिप्ट राइटर वाबस्ता हो गए। नदीम तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर ही नहीं हुए, बल्कि कई साल तक अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के सेक्रेटरी भी रहे और 2 मरतबा गिरफ्तार भी किए गए। बाद में अंजुमन से किनारा कर लिया और अदबी सहाफत की तरफ आ गए। लाहौर में मशहूर मुसन्निफा हाजरा मसरूर के साथ मिलकर एक नए अदबी रिसाले नकूश की बुनियाद रखी, जो बाद में तुफैल अहमद की इदारत में उर्दू का सबसे बावकार अदबी रिसाला बनकर उभरा। नकूश को छोड़ने के बाद अपना रिसाला फनून के नाम से जारी किया, जो बेहद मशहूर हुआ और तवील अरसे तक जारी रहा। कासमी साहब ने तवील उम्र पाई और लगभग 90 साल की उम्र में 50 से जायद किताबें तस्नीफ कर दी। इमरोज, जंग और हुर्रियत जैसे रोजनामों के लिए उन्होंने फिकाहिया कालम निगारी की और अपने अहद के अहम तरीन कालम निगार तस्लीम किए गए।
शायर की हैसियत से कासमी साहब के 1 दर्जन से ज्यादा शेरी मजमूए आए, जिनमें धड़कने, रिमझिम, जलाल जमाल, द्वाम, लौह खाक, दश्त वफा वगैरह शामिल हैं। मुख्तसर और तवील अफसानों की 19 किताबें उन्होंने उर्दू अदब को दी। अफसानों का पहला मजमुआ चौपाल 1939 में शाया हुआ। गिरदाब और सैलाब हैदराबाद दक्कन से शाया हुए और आखिरी अफसानों और नावलेट का मजमुआ पतझड़ के नाम से छपाया गया। तहकीक व तनकीद, तरतीब तालीफ और बच्चों के अदब की भी मुतअद्दिद किताबें उन्होंने तसनीफ की। 10 जुलाई 2006 को अहमद नदीम कासमी दुनिया से चले गए, लेकिन ये भी कह गए कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। अपनी कौमी और तारीख़ी विरासत को बचाने के लिए हुकूमत संजीदा है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इन ख्यालात का इजहार हुकूमत उत्तर प्रदेश के वज़ीर मोहसिन रज़ा ने लखनऊ में किया। आलमी विरासत हफ्ते के मौके पर मोहसिन रज़ा ने कई इमारतों का जायज़ा भी लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत भी दी। मोहसिन रज़ा के बयान अपनी जगह है, लेकिन नवाबी खानवादे के लोग मानते हैं कि इमारतें बदहाली का शिकार है, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। पेश है लखनऊ से रिपोर्ट। आलमी विरासती हफ्ते के तहत हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से मोहसिन रज़ा ने पुराने लखनऊ में वाक़ई मुख्तलिफ इमारतों का जायज़ा लिया। ये इमारतें लखनऊ की शिनाख्त समझी जाती हैं, उसकी पहचान है। इनकी अपनी एक मजहबी अहमियत होने के साथ साथ सयाहत के हवाले से भी खासी इफादियत है। ये वो इमारतें हैं जिन्होंने लखनऊ को दुनिया के नक्शे पर खूबसूरत बनाने के साथ साथ यहाँ की तहजीब व सकाफत को भी मुनक्श किया है। हम अपनी जो धरोहरें हैं हमारे देश की, उन धरोहरों को जिनको हमने सजो कर रखा है, जो आप आज देख रहे हैं, तो हम अपनी धरोहर को बचा कर रखते हैं, इतनी पुरानी विरासत को अच्छा रखते हैं। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसी अपने सप्ताह के तहत मैं अपने अधिकारियों के साथ आया हूँ और भी जो चीज़ों की ज़रूरत है उनको भी हम लोग बहुत तेज़ी के साथ में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हुकूमत के वजीर और अफसरान वही सब कहते हैं, वही सब लिखते हैं जो कि आला मनसबों पर बैठे अरबाब इक़्तिदार पसंद करते हैं। पुराने लखनऊ बिलखुसूस घंटा घर के नज़दीक हुसैनाबाद की पुरानी तस्वीर को बदलने और इसे नई शक्ल देने का काम किसने किया, ये सभी जानते हैं। रॉयल फैमिली ऑफ अवध के लोग वजीर मौसूफ के बयानात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। वर्ल्ड हेरिटेज वीक है, इसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो नेगलेक्ट किया जा रहा है हमारी इमारतों को, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जितनी भी यहाँ की बहुत सी ऐसी इमारतें जो ASI के अंडर में हैं, तो इस वक्त सेंटर में भी सरकार जो है वो BJP की है, स्टेट में भी सरकार BJP की है, तो इनमें जो आपस में जैसे अगर कहें कि कोऑर्डिनेशन हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोग जब यहाँ कोई बात कहो तो कहते हैं कि वो ASI के अंडर में है और ये जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंडर में ये इमारतें हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। लेकिन जब सरकार दोनों जगह इन्हीं की है तो ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके वहाँ से फंड्स लाएँ ASI के लिए। ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जो कि महकमा आसार कदीमा की निगरानी में है, लेकिन महकमे के पास इतना पैसा नहीं कि वो इनकी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अहम पेशरफ भी कर सके। महकमे के ऑफिसर्स कैमरे के सामने कुछ भी कहने से गुरेज करते हैं, ताहम ऑफ द कैमरा ये जरूर कहते नजर आते हैं कि अगर बजट मिल जाए तो काम बेहतर ढंग से हो सकता है। रॉयल फैमिली के मुताबिक ये सवाल अहम है कि जब मरकज और रियासत दोनों ही जगह BJP की हुकूमत है तो फिर आखिर बजट दिया क्यों नहीं जाता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। झारखंड असेंबली इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सिर्फ 6 असेंबली हलकों से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। दिल्ली में कौमी कायदीन ने इन नामों का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग के रियासी नायब सदर अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने तमाम सीटों पर जीत का दावा किया है। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने अब्दुल क़य्यूम अंसारी से खास बातचीत की।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने रियासत के 6 असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। नेशनल कायदीन ने दिल्ली में इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया है। हमारे साथ लीग के रियासती सदर क़य्यूम अंसारी मौजूद है। ये हम जानना चाहेंगे कि ये कुल जो है 6 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, कितनी सीटों पे कामयाबी की उम्मीद है? देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अपने उम्मीदवारों का नाम जो घोषणा किया 6 सीटों पर, मेरे ख्याल से 6 सीटों पर कामयाबी मिलने की पूरी चांस है पूरी। और अभी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मांडू असेंबली के लिए मैं अब्दुल क़य्यूम अंसारी को मुंतखब किया गया है चुनाव के लिए, और इसके लिए मैं पूरी तैयारी में लगा हूँ और इंशाल्लाह जीत हासिल होगी और ये सीट निकाल के मुस्लिम लीग की झोली में मैं डालूँगा। किस इशूज़ को लेकर के आप आवाम के बीच जाएंगे और कितने इम्कानात रोशन हैं? इशू हमारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो हमारे ज़मीनी स्तर से लोकल इशू हैं, जल जंगल ज़मीन, जिस तरह से हर पार्टियां जो भी हो, बीजेपी हो या जेएमएम हो, शोषण किया है हम गरीबों का, दलित, आदिवासियों और मुस्लिम को जो टारगेट लेके वोट बैंकिंग बना करके काम किया है, आज विफल रही है। हमारे यहाँ जर्जर सड़कें हैं, बिजली की हालत खास्ता है, एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। रामगढ़ में जो है ना मॉब लिंचिंग का वाक़या हुआ अलीमुद्दीन अंसारी, उससे वहाँ की आवाम कितना जो है ना बज़्ज़न है, चूँकि इंसाफ नहीं मिल पाया अब तक हुकूमत की तरफ से, बेवा आज भी जो है परेशान हाल है। देखिए, ये तो बहुत अच्छी सवाल आपने किया। जितने भी झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग हुआ है, उन सभी पर हम मुस्लिम लीग के तरफ से आवाज़ उठाए ही हैं। अभी रामगढ़ का जो मरहूम अलीमुद्दीन का जो मामला आया, उसमें मुस्लिम लीग के तरफ से काफ़ी उनके परिवार को जो है रोज़गार के लिए एक गाड़ी जो 4 पहिया दिया गया, प्लस उनके हर तरह का सहयोग किया गया है। तो ये थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर अब्दुल क़य्यूम अंसारी, जो खुद मांडू असेंबली हलके से उम्मीदवार हैं और इन्होंने कामयाबी का दावा किया है। कैमरामैन दीपक के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। पटना के कब्रिस्तानों के ताल्लुक से न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार शिया वक्फ बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। वाज़ेह रहे कि न्यूज़ 18 उर्दू ने 2 कब्रिस्तानों पर कब्जे की खबर नश्र की थी। वक्फ बोर्ड ने इन कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जेडीयू और आरजेडी ने कब्रिस्तान के सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम की सताइश की है। ये पटना सिटी में वाक़ा वो कब्रिस्तान है जिनके कब्जे का खुलासा न्यूज़ 18 उर्दू ने किया था। न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर दिखाई तो शहर में इसकी खूब चर्चा हुई और नतीजे के तौर पर शिया वक्फ बोर्ड ने खटाल मालिकान से राब्ता कर कब्रिस्तान की जमीन को फौरन छोड़ने का हुक्म दिया है। शिया वक्फ बोर्ड के मुताबिक कब्रिस्तान से खटाल जल्द हटाया जाएगा। वहीं पटना सिटी में 16 नंबर रजा खां वक्फ एस्टेट के कब्रिस्तान पर भी मकामी लोगों ने घर बना लिया है। ऐसे लोगों पर भी वक्फ बोर्ड ने कानूनी कार्रवाई की है। इसके लिए हम न्यूज़ 18 को उर्दू को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इस तरह के सारे मुहिम में पहले से भी वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और उम्मीद है कि आगे भी वो हिस्सा लेते रहेंगे। हमारे जो निरीक्षक गए थे, उनसे लोगों ने लिख करके कहा है कि भाई हम आपका कब्रिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारा कहीं ना कहीं अगर जगह है तो मेरा एडजस्टमेंट करा दिया जाए। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जेडीयू के लीडर हैं। इन्होंने दावा किया है कि शहर के तमाम उन कब्रिस्तानों को आज़ाद कराने की हुकूमत कार्रवाई कर रही है जिन पर किसी भी तरह का कोई कब्जा है। चेयरमैन ने न्यूज़ 18 की इस मुहिम की सताइश की है। उधर इस पूरे मामले पर अपोजिशन ने भी वक्फ बोर्ड को मुबारकबाद दी है। जो छेड़छाड़ किए हैं उस ज़मीन को, जो उसमें ख़रीद बिक्री हुई है, उसको डीएमसी रिक्विजिशन करा करके हम लोग अपने अंदर हैंड ओवर लेंगे और जिस पर इनक्रोच है उस पर क्रिमिनल केसेस चलाएंगे और चला रहे हैं और बहुतों के अगेंस्ट में इनक्रोचमेंट केस का ऑर्डर पास करके हम लोग ट्रिब्यूनल में भेज दिए हैं। पहले शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 18 उर्दू का। न्यूज़ 18 उर्दू ने शहरों में तंग हो रहे कब्रिस्तान और उन पर जो इनक्रोचमेंट है के खिलाफ एक तहरीक चलाई न्यूज़ 18 उर्दू ने और उस पर नोटिस लिया शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद ने। मैं दोनों स्टेप को न्यूज़ 18 उर्दू और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ।
शिया वक्फ बोर्ड ने तमाम जिलों के जिला इंतजामिया को खत रवाना कर वक्फ कानून को जमीन पर लागू करने की अपील की है। बोर्ड के मुताबिक बेदारी की कमी के सबब औकाफ की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस महकमा कार्रवाई नहीं कर पाता है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि अब इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। पटना में कायम इदारा तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी बंद होने की कगार पर है। गुज़िश्ता 6 दहाइयों से अरबी और फ़ारसी की विरासत की हिफाजत के लिए मुख्तस इदारा तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी के दफ्तर में डायरेक्टर को छोड़कर एक भी मुलाजिम नहीं है। ये इदारा सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कहते हैं अहले इल्म और इल्म के मराकज़ की हिफाजत किसी भी शोबे के रोशन मुस्तकबिल की दलील हुआ करती है, लेकिन बिहार की हुकूमत शायद ऐसा मानती ही नहीं, क्योंकि सियासी नारों से जब काम निकल जाता हो तो ऐसे इल्म के मराकज़ की आखिर ज़रूरत क्या है जो कि ना वोट दिला सकती हैं और ना ही सियासी फ़ायदा। और शायद यही वजह है कि पिछली 6 दहाइयों से अरबी फ़ारसी ज़बान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले इदारे तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी के बंद होने के ख़तरात नज़र आने लगे हैं। अगर इदारा बंद होता है तो इससे एक ऐसा जो ये प्रोडक्ट पैदा करता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो एक तरह से वो तमाम हिंदुस्तान के बारे में पढ़ते हैं, अरबी के बारे में पढ़ते हैं, इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं, पर्शियन के तवस्सुस से वो हिस्ट्री देखते हैं, यहाँ के मुग़ल पीरियड या मिडेवल पीरियड की सारी जानकारी यहाँ है। आइए जानते हैं कि इदारा तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी का काम क्या है। 25 जुलाई 1955 को इदारा तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी को कायम किया गया। अरबी और फ़ारसी ज़बान की तरक्की इदारे का खास मकसद रहा। इदारा हर साल 30 गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को ट्रेनिंग दिया करता था। 1994 तक असातिज़ा को ट्रेनिंग करने का काम लगातार चलता रहा। अरबी और फ़ारसी से फाजिल की तालीम होती थी। कामिल में तलबा का दाखिला लिया जाता था। हर साल तकरीबन 16 तलबा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यहाँ रिसर्च भी किया करते थे, लेकिन अब रिसर्च का काम 2014 से मुकम्मल तौर से बंद हो गया है। अब ये काम बंद हो गया है और इदारा तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी में एक भी टीचर नहीं है। इदारे में डायरेक्टर को छोड़कर बाकी तमाम ओहदे भी खाली ही हैं। हुकूमत की लापरवाही का आलम यह है कि बार बार मुतालबा करने के बावजूद इदारे की मांग को हुकूमत है कि रद्दी की टोकरी में फेंकती रही है। पूरे मुल्क के लिए ये एक बहुत ही अफसोस की बात होगी, क्योंकि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वो रिसर्च पे है। ये इदारा दो चीज़ों से जाना जाता था। एक, ये टीचर्स को बनाया करते थे, अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस इस इदारे ने किया है, और यहाँ स्टूडेंट्स रिसर्च किया करते थे। जाहिर सी बात है, अगर इसमें तकर्री नहीं होगी तो एक शख्स बचे हैं जो डायरेक्टर खुद हैं, वो क्या करेंगे? अगर वो रिटायर हुए तो कोई होगा ही नहीं, तो यकीनन ताला लगना है। दानिश्वरों को अफसोस है कि तारीखी एतबार से एक अहम इदारा उनकी आंखों के सामने ही मौत की आगोश में समा रहा है। जिस इदारे में आने पर ईरान, इराक, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों के रिसर्च स्कॉलर फख्र महसूस किया करते थे, अब उस इदारे की खस्ताहाली पर हुकूमत को कोई मलाल नहीं। इस इदारे पर फिलहाल हुकूमत का सालाना 50 लाख रुपया खर्च होता है, और अगर असातिज़ा और दीगर सभी ओहदों को बहाल किया जाए तो सालाना करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च होगा। मगर सवाल यह है कि क्या 35,942 करोड़ की तालीम के बजट में क्या 1 करोड़ 50 लाख रुपया ज्यादा है? जेडीयू MLC गुलाम रसूल बलियावी का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। वो तो एक अद्भुत चीज रहा है, नायाब चीज रहा है। हमको नहीं लगता है कि कोई इस तरह की वार लेवल पर पहले के डायरेक्टर साहबान ने कुछ किया होगा तो एक चिट्ठी लिख दिया होगा
तो अब आप लोगों को करना है ना। अब खबर आ गई है, आप ही के जरिए से खबर आई है, तो हर हाल में उसको यकीनी बनाया जाएगा, हर कीमत पर बनाया जाएगा। मौजूदा डायरेक्टर 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। पहले से ही इदारे के इन क्लासरूम्स में जहां तलबा पढ़ते थे, अब मकड़ी के जाले नजर आ रहे हैं। टेबल पर धूल है, कमरों में ताला बंद है। डायरेक्टर किसी तरह इदारे को चलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे उस दिन ये इदारा मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएगा। या हुकूमत इस इदारे को जिंदा रख भी पाएगी या नहीं, अपने आप में एक सवाल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।